बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये कक्षा 11 का एक न्यूमेरिकल है। देखिए इसका सलूशन क्या होगा। यदि पृथ्वी अचानक सिकुड़ जाए जिससे कि इसकी त्रिज्या पूर्व त्रिज्या की 1/3 रह जाए, तो अब पृथ्वी पर दिन कितने समय का होगा। क्या निकालना है वो आपको समझना है। ये कह रहा है कि पृथ्वी सिकुड़ जाए और उसकी रेडियस पहले की 1/3 हो जाए, तो डे कितने समय का होगा, एक दिन। अब एक दिन होता क्या है पहले ये जानिए। हम जानते हैं पृथ्वी अपनी अक्ष पर रोटेट करती है, यानी घूर्णन गति करती है, और वो घूर्णन गति करती है तो अपनी अक्ष पर एक चक्कर जो लगाती है उसका जो समय होता है वही एक दिन कहलाता है। और अपनी अक्ष पर जो घूमने का पृथ्वी का एक दिन का समय है वो है 24 घंटे। अर्थात एक चक्कर लगाने का उसका समय 24 घंटे है। हम आमतौर पर 24 घंटे लेते हैं, लेकिन वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड के बराबर होता है, तो हम जनरली 24 घंटे ले लेते हैं। एक चक्कर लगाने का जो समय होता है उसको हम कहते हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड, और उसको हम लिखते हैं टी से, कैपिटल टी से। तो हम कहेंगे कि मान लीजिए जब पृथ्वी सिकुड़ी नहीं है, स्टार्टिंग में उसका जो टाइम पीरियड है वो मान लीजिए T1 से हम दर्शा रहे हैं, ये T1 के बराबर है, और यही 24 आवर हम ले लेंगे कि ये 24 आवर के बराबर है। अब मान लीजिए कि इसकी रेडियस सिकुड़ के 1/3 हो गई, तब टाइम पीरियड को हम करें कि मान लीजिए T2 हो गया, तो T2 हमें ज्ञात करना है। शुरुआत में जो उसकी रेडियस है हम मान ले रहे हैं कि R1 है, और ये हम करें कि कैपिटल R के बराबर है। बाद में जो इसकी रेडियस है हम करें कि वो R2 हो गया, तो R2 जो पहले की रेडियस है उसका 1/3 है, तो R2 बराबर हो जाएगा R का 1/3, अर्थात R/3 हो गया ये। अब जब पृथ्वी रोटेट करती है तो उसका रोटेशन का जो वेलोसिटी होता है उसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। अर्थात कोणीय वेग उसका जो है चेंज हो जाएगा। जब टाइम पीरियड चेंज हुआ इसका कोणीय वेग चेंज हो जाएगा, क्योंकि कह रहा रेडियस चेंज हुई तो टाइम पीरियड कितना होगा, अर्थात टाइम पीरियड चेंज हुआ। टाइम पीरियड जब चेंज हुआ इसका अर्थ उसका घूमने का जो वेग है, रोटेशनल जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम आमतौर पे ओमेगा से लिखते हैं। तो शुरुआत में मान लीजिए उसकी एंगुलर वेलोसिटी ω1 है, तो ओमेगा का जो फार्मूला होता है पहले ये जानिए। ओमेगा बराबर होता है 2π और डिवाइड बाई कैपिटल टी, आवर्तकाल, वही एक चक्कर लगाने का समय, टाइम पीरियड। स्टार्टिंग में टाइम पीरियड T1 है, तो उस समय शुरू में उसका एंगुलर वेलोसिटी हम मान रहे हैं कि ω1 है, तो ω1 बराबर होगा 2π डिवाइड बाई T1। 2π एक चक्कर में घुमा गया कोण, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। तो 2π कोई भी ऑब्जेक्ट एक चक्कर में 2π एंगल मूव करती है। अब अगर उसका टाइम पीरियड चेंज हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो गई, तो मान लीजिए कि बाद में एंगुलर वेलोसिटी उसकी है ω2, तो फार्मूला हो जाएगा ω2 इक्वल टू 2π और डिवाइड बाई T2। यही T2 हमें फाइंड आउट करना है। अब उसकी रेडियस चेंज होगी तो क्या चेंज होगा ये आप पहले जानिए। आप जानते हो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में होती है तो अगर उसकी रेडियस चेंज हुई, अगर स्फेरिकल है, तो आप जानते हो हर कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में, अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। अगर वो स्थानांतरी गति में है, ट्रांसलेशनल मोशन में, तो विरोध करने का जो गुण होता है उसको हम जड़त्व, इनर्शिया कहते हैं। लेकिन अगर वो रोटेशनल मोशन में है तो उस केस में जो अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का जो गुण होता है उसको हम जड़त्वाघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो जब रोटेट कर रही है अर्थ, इसका अर्थ हुआ कि अर्थ का भी जड़त्वाघूर्ण होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला होता है I इक्वल टू, I से लिखते हैं, और वो होता है मास
इंटू मास रोटेशनल एक्सिस से कितनी दूर है उसका स्क्वायर। जो वस्तु गोलीय है, जैसे पृथ्वी हमारी स्फेरिकल है और वो अपनी अक्ष पर एक तरह से डायमीटर के एक क्रॉस ये मूव कर रही है, रोटेशनल एक्सिस इस तरह से उसकी, मान लीजिए गोला है तो इस तरह से घूम रही है, तो इसके एक क्रॉस एक तरह से डायमीटर, तो डायमीटर के क्रॉस जो पृथ्वी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, वो बराबर होता है आई इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 5। पृथ्वी का मास अगर यम है और पृथ्वी की रेडियस अगर कैपिटल आर है तो इतनी के बराबर होता है, आई इक्वल टू 2/5 यम आर स्क्वायर, किसी गोले के लिए है। पहले केस में उसकी रेडियस r1 है तो हम इसी को लिख लेंगे कि ये I1 के बराबर है, तो यहाँ r1 लिखेंगे, r1 r के बराबर, तो ये हो गया। जब ये रेडियस चेंज हुई तो हम कहेंगे इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I2 हो गया, तो I2 बराबर हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 5 कैपिटल यम, और r की जगह r2 हो जाएगा, तो r2 का स्क्वायर, और r2 की जगह है r/3, तो r/3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये I2 की वैल्यू होगी। जब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई रोटेशन में है, ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन में है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, तो मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल टार्क नहीं लगा है, तो आप जानते हो रोटेशनल मोशन में अगर कोई बलाघूर्ण कार्य नहीं करता है तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। अब कोणीय संवेग क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि कोणीय संवेग को हम लिखते हैं जे से, और जे का फार्मूला होता है आई इंटू ओमेगा। आई हमें मालूम है, ओमेगा हमें मालूम है, तो हम टाइम पीरियड एक चक्कर लगाने का समय निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अगर कोई टार्क किसी ऑब्जेक्ट पर कार्य नहीं कर रहा है, कोई बलागुण किसी घूमने वाली वस्तु पर बाहरी बलागुण नहीं कार्य कर रहा है, तो उसका कोणीय संवेग अर्थात जे जो होता है वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है, चेंज नहीं होता है। यहाँ पर पृथ्वी का रोटेशन हो रहा है लेकिन उस पर कोई एक्सटर्नल टार्क नहीं लगा है। इसका अर्थ हुआ कि पहले केस में जब उसकी रेडियस आर थी तब जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा कोणीय संवेग, वही रेडियस बदलने के बाद भी कोणीय संवेग होगा। तो अगर हम कहें पहले केस में उसका एंगुलर मोमेंटम J1 है और बाद में उसका एंगुलर मोमेंटम J2 है, तो J1 J2 के बराबर होगा। तो J1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी I1 ओमेगा 1। J1 बराबर हो जाएगा I1 और ओमेगा 1, और J2 बराबर हो जाएगा I2 इंटू ओमेगा 2। तो यहां पर J1 की जगह आप लिख लोगे I1 इंटू ओमेगा 1, और J2 की जगह आप लिख लोगे I2 इंटू ओमेगा 2। वैल्यू सबकी रख देंगे। I1 की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 5 कैपिटल एम आर का स्क्वायर, ओमेगा 1 की जगह 2 पाई डिवाइड बाई T1 इक्वल टू I2 की वैल्यू 2/5 यम R2 का स्क्वायर, R2 की जगह हमने रखा है R/3, तो R/3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो R² डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। ये I2 की वैल्यू हुई। ओमेगा 2 की वैल्यू 2 पाई डिवाइड बाई T2। अब जो कैंसल होगा उसको कैंसल कर दीजिए, 2/5 यम 2/5 यम 2 पाई 2 पाई, ये कैंसल हो गया। यहाँ R², यहाँ R² से R², यहाँ ध्यान दीजिए 1/T1 बचा, यहाँ 1/9 इंटू T2 हुआ, अर्थात 1/T1 इक्वल टू 1/9 T2, अर्थात T1 बराबर 9 T2 के होगा, अर्थात 9 T2 इक्वल टू T1 के हो गया। T1 की जो वैल्यू है
स्टार्टिंग में उसका एक चक्कर लगाने का जो समय है 24 आवर है, तो इसी को आप लिख लोगे 9T2 इक्वल टू 24 आवर। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 9, कटेगा 3 त्रिका 3 अट्ठे 24, 8/3, तो आपको मिलेगा T2 इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 3 आवर, ये घंटे हो गया, 8 घंटे बटे 3। घंटा को मिनट में लिखेंगे तो 8 में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखोगे आप 8 इंटू 60 और डिवाइड बाई 3। अब ये मिनट में आ गया, तो 3 से इसको कट करेंगे 20 आ जाएगा, 20 में 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 इक्वल टू आ जाएगा 160 मिनट। अब इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 60 गुना 120 और 40, अर्थात आ जाएगा 2 घंटे 40 मिनट। अर्थात इसका जो टाइम पीरियड होगा एक चक्कर लगाने का समय, अब वो हो जाएगा 2 घंटे 40 मिनट। यहां से देखिए, इससे J1 बराबर I1 ओमेगा 1 से या J बराबर I ओमेगा से, जब ये J कांस्टेंट होगा इसका मतलब I और ओमेगा का गुणनफल कांस्टेंट होगा, तो I बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, I घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। I किस पर डिपेंड कर रहा है, R पर, तो R अगर घटेगा तो I घट जाएगा। तो यहां जब I घटेगा तो ओमेगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओमेगा बढ़ने का मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, ओमेगा बराबर होता है 2π/T। ओमेगा बढ़ा इसका मतलब T घटा, अर्थात एक चक्कर लगाने का समय क्या होगा, घट जाएगा। तो जो 24 घंटे था अब 2 घंटे 40 मिनट हो जाएगा। तो ये आपका एक दिन का जो टाइम होगा वो 2 घंटे 40 मिनट हो जाएगा।